जब भी समाज में कोई घृणित घटना घटती है तो हम सोचते हैं कि अब इससे बुरा क्या होगा, लेकिन फिर और कोई ऐसी घटना आती है कि लगता है कि इससे भी बुरा हो गया और अब इससे बुरा क्या होगा। शायद इसीलिए इस दौर को कलयुग कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों की मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो घटना मैं आज सुनाने वाली हूँ, जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। और अगर सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर असहमत हो तो भी अपनी वजह ज़रूर बताइएगा। अभी 30 जनवरी 2025 को एक गांव में एक लड़की रात के टाइम कथा सुनने और भंडारा खाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। उसके पास में ही कोई धार्मिक कथा चल रही थी, वहां पर भंडारा भी था। तो वो वहां अपने घर वालों को बोलकर जाती है कि वो कथा सुनकर और भंडारे में खाना खाकर ही वापस आएगी, लेकिन वो लड़की पूरी रात वापस नहीं आती। सुबह घर वाले छानबीन शुरू करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस खानापूर्ति के लिए एक दो जगह ढूंढती है और कोई खास कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद जब अगले दिन भी पूरे दिन वो लड़की 31 जनवरी को भी जब वो अपने घर नहीं पहुंचती है, परिवारजन ढूंढते हैं, उन्हें भी नहीं मिलती है, तो 1 फरवरी को फिर से पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है। और जब 1 फरवरी को पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है तो उस लड़की की लाश मिलती है, और वो लाश जिस हालात में मिलती है उसे देखकर कितनी ही औरतें तो बेहोश हो जाती हैं, बहुतों की चीखें निकल जाती हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों तक की रूहें कांप जाती हैं। उस लड़की की लाश नग्न अवस्था में, हाथ पैर बंधे हुए, उसकी आंखों को दरिंदों ने नोच डाला था, उसकी अस्मत को तार तार किया गया था। उसके शरीर पर 30 से ज्यादा निशान थे, उसकी दोनों पसलियां टूटी हुई थी। हैवानियत का नंगा नाच उस लड़की के साथ खेला गया था, ये उसकी लाश को देखकर क्लियर अंदाजा हो रहा था। पुलिस जब घर वालों के साथ, परिवारजनों के साथ उस लड़की को ढूंढना शुरू करती है, ढूंढते ढूंढते पास में ही ITI का एक कॉलेज होता है उस गांव में, जो काफी टाइम से बंद पड़ा था। उसमें जब पुलिस वाले ढूंढने जाते हैं तो वहां पर वॉशरूम में खून के धब्बे थे, यहां तक कि और बाहर तक वो खून के धब्बे गए हुए थे। अंदर एक बोरा टाइप कुछ पड़ा हुआ था, उसके ऊपर भी खून के धब्बे थे, जिससे पुलिस ये अंदाजा तो लगा चुकी थी कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद वो आसपास और ढूंढते हैं। इतने में लड़की के जीजा को गांव के 500 मीटर दूर पे ही एक नहर थी, जो उस ITI से भी लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर ही थी, वहां उस लड़की की लाश दिखाई देती है, जो कि जैसा मैंने पहले बताया कि वो नग्न अवस्था में थी। बहुत दरिंदगी उस लड़की के साथ की गई थी। उसके बाद अपराधियों की छानबीन शुरू होती है। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वो लड़की महज 22 वर्ष की थी, और बताया जाता है कि उस लड़की की मानसिक अवस्था भी पूरी तरह से विकसित नहीं थी। यानी कि कुछ लोगों का, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि उनका शरीर तो विकसित हो जाता है, मस्तिष्क जो है उनका वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है। उस लड़की की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन बताते हैं कि वो लड़की कामकाज में पूरी दक्ष थी, अपने घर का पूरा कामकाज करती थी, सबसे हंसकर बात करती थी। भला ऐसी मासूम लड़की से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। उसके बाद अपराधियों की छानबीन शुरू होती है। कुछ CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं। उस गांव के बाहर ही एक ठेका था, उस ITI के पास में ही एक ठेका था, शराब का ठेका, जिसपे CCTV लगा हुआ था। उस शराब के ठेके पर वहां 2 लोग शराब लेने गए थे, और उन 2 में से एक दिग्विजय उस ITI का चौकीदार था। उसके बाद उनका एक तीसरा साथी, वो थोड़ी देर के बाद शराब लेने फिर से जाता है। उसके आधार पर उन तीनों के बारे में जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये तीनों रात को ITI के पास ही बाहर खेतों में बैठकर शराब पी रहे थे। उन तीनों को पकड़ा जाता है, और जब पुलिस पूछताछ करती है तो वे तीनों अपना अपराध कबूल लेते हैं। वो तीनों बताते हैं कि शराब पीने के बाद उन पर किस कदर हैवानियत सवार हुई, और उन्होंने इतना बुरा कृत्य कर डाला, इतना घृणित कार्य कर डाला कि जिसने भी देखा वो उनके दिल दहल गए, उनकी रूह कांप गई। अब वो तीनों अपराधी बताते हैं कि वो तीनों जब रात को बैठकर वहां पर शराब पी रहे थे, वो लड़की कथा सुनकर अपने घर की तरफ वापस जा रही थी, तो दिग्विजय की नजर उस लड़की पर पड़ती है। उस लड़की को जो कथा सुनने के लिए जाना था वो खेतों से होकर जाना था, वहीं पर वो लोग बैठे हुए शराब पी रहे थे। दिग्विजय का उस लड़की के घर पर आना जाना था। करीब 2 महीने पहले ही उस लड़की के भाई से दिग्विजय का झगड़ा हो गया था, जिस वजह से उसके भाई ने दिग्विजय को पीट दिया था, और दिग्विजय तब से मन में रंजिश पाल कर बैठा था। अब जैसे वो लड़की खेतों से गुजर रही थी, दिग्विजय उसके पीछे पीछे भागता है।
वो उसके ऊपर उस रंजिश का इतना जुनून सवार होता है कि वो उस लड़की को उसी टाइम मारने के लिए, पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। जैसे ही आहट का पता चलता है, उस लड़की को अंदाजा हो जाता है कि वो ठीक इरादे से तो उसके पीछे नहीं आ रहा, वो वहां से दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन खुंदक पाले हुए उस दिग्विजय के आगे वो लड़की असहाय हो जाती है। वो चलते चलते खेतों की मुंडेर पर गिर जाती है एक जगह, जहां जाके दिग्विजय उसे दबोच लेता है। वो उसे इतनी बुरी तरह दबोचता है कि उसी की चुन्नी से उसका गला घोंटना भी शुरू कर देता है। इतने में दिग्विजय के दोस्त भी, जो साथी उसके शराब पी रहे थे, वो भी पीछे से आ जाते हैं और वो भी दिग्विजय का साथ देते हैं। अब देखिए ना, मैं कहानी को बीच में रोकते हुए आप लोगों से एक सवाल करती हूँ। दोस्त या साथी किसे कहते हैं जो आपका इस तरह के गंदे कामों में, दरिंदगी में, हैवानियत में साथ दे, या आपको गलत रास्ते से भी सही रास्ते पर लेकर आए। और उन दोनों ने वहां उस हालात में दिग्विजय के मुंह पर थप्पड़ मारने की बजाय दिग्विजय का साथ दिया, और उन्होंने भी उस लड़की की आबरू के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद उन तीनों ने पहले तो उस लड़की को जमकर पीटा, इतना पीटा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। उसकी आंखों को नोच डाला, उसे डंडों से मारा, उसके सिर पर डंडे से वार किया, वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसकी अस्मत को तार तार किया। और जब उस लड़की का ब्लड इतना ज्यादा बह गया कि अतिरिक्त रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी पब्लिक नहीं किया है पुलिस वालों ने, लेकिन कुछ गुप्त सूत्रों से, कुछ मीडिया ने इस तरह की जानकारी निकाली है कि अतिरिक्त रक्तस्राव की वजह से उसकी मृत्यु बताई गई है। तो जब वहां पे उस लड़की की मृत्यु हो गई तो उन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। सबूत मिटाने के चक्कर में और पुलिस को भ्रमित करने के लिए उन्होंने सोचा कि आईटीआई में जाकर इस लड़की की लाश को फेंक देते हैं। अब वो तीनों उस मृत लड़की को घसीटते हुए उस खेत के अंदर से घसीटते हुए उसे लाकर आईटीआई में पटक देते हैं। उसकी लाश को आईटीआई में जाकर डाल देते हैं। उसके बाद वहां पर रास्ते में वो गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर लेके जाते हैं। इसी बीच उस लड़की की एक चप्पल भी खेत में वहीं ब्लड से सनी हुई पुलिस वालों को मिली है। उसके बाद वो आईटीआई में जाते हैं, वहां जाकर उस लड़की की लाश को डालते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उनमें से किसी एक को शक होता है कि नहीं, यहाँ तो पकड़े जाएंगे, हमारा पता चल जाएगा, क्योंकि दिग्विजय वहीं पे चौकीदार था उस आईटीआई के अंदर ही। तो वो सोचते हैं कि चलो बाथरूम में जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा किसी का आना जाना होता नहीं है। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर उस लड़की की लाश को लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ भी उन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता और उन लोगों को लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, और वो फिर से उसकी लाश को घसीटते हुए लेके जाते हैं और जाकर नहर के पास डाल देते हैं। और उसके बाद वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब मैं इस घटना के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में लगातार सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किस तरीके की मानसिक स्थिति होती है ऐसे लोगों की, क्या चलता है उनके दिमाग में, क्या जरा सी भी रत्ती भर भी इंसानियत उनमें नहीं होती। वो कैसे बाप होते हैं, वो कैसे भाई होते हैं, वो कैसे पिता होते हैं, वो कैसे बेटे होते हैं किसी के, जो इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। क्या उनके दिमाग में एक पल के लिए भी उस लड़की के अंदर अपनी बहन, बेटी, माँ, अपनी परिवार की कोई स्त्री उनको नजर नहीं आती, बहन बेटी नजर नहीं आती? मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह की मानसिक दशा है जो इंसानियत को इस कदर खत्म कर देती है कि एक पल के लिए राक्षस की भी रूह कांप जाए। खैर, फिर से वापस कहानी पर आते हैं। उसके बाद उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद सीसीटीवी का पता किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, शराब के ठेके से सीसीटीवी से उन तीनों का पता चलता है। उसके अलावा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं और सब चीज़ों के आधार पर इन तीनों दरिंदों को पकड़कर हिरासत में लिया जाता है, जहां पुलिस इनकी खातिरदारी करती है, जहां ये अपने सच को कबूल करते हैं। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद इनके घर वाले सामने आते हैं मीडिया के और रोना पीटना शुरू करते हैं कि गलत इल्ज़ाम लगाया गया है हमारे पति पर, कोई कहते हैं भाई पर, कोई जो भी परिवार वालों का जो रिश्ता था, कि गलत इल्ज़ाम लगाया गया है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब अगेन दोबारा से वही बात कि परिवार वालों की मानसिकता कैसी है। कहीं पर कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक जो बहुत बड़ा इसी तरह की घृणित घटना हुई थी, कहीं पे एक बेटी कहती है कि मेरे पिता की गलती नहीं थी। उसका पिता जो इतने दरिंदा था, इंसान नहीं दरिंदा था, हैवान था, जिसने इस कदर
एक लड़की की ना सिर्फ असमत को लूटने में 4-5 लोगों ने असमत लूटी थी उस लड़की की, ना सिर्फ उसमें वो सहभागी था, बल्कि लोहे की रोड को उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में डालने वाला वो इंसान, और उसकी बेटी कहती है कि मेरे पिता का कोई कसूर नहीं था, जरूर लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा। कहाँ तो कुछ माएँ, कुछ बहनें ऐसी हैं हमारे देश में जिनके घर में जब इस तरह का कुछ कांड होता है, कोई इस तरह का दरिंदा जन्म लेता है, तो खुद जज से जाकर अपील करती हैं कि इसे फांसी पर लटका दिया जाए। खैर, हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि कई बार गलत लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, अब उस केस में तो जायज़ भी है, लेकिन इस केस में पुलिस ने पूरे साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। उसके बाद राजनीति अलग से शुरू हो जाती है। कोई नेता क्योंकि इलेक्शन पास में है तो वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, और कोई विक्टिम के घर पे पैसों की गड्डियाँ भिजवाता है। अब सबकी राजनीतिक दाल रोटी अलग से इस केस के ऊपर पकना शुरू हो चुकी है। खैर, इन सब से परे उन तीनों को पकड़कर अभी हिरासत में लिया जा चुका है। उनके ऊपर अब फाइल बना के केस डाला जाएगा। ऐसे लोगों के लिए फिर से मैं वही कहूँगी कि ऐसे लोगों के लिए फांसी की सज़ा भी कम है। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा दी जाए कि समाज में एक एग्जाम्पल पेश हो सके, समाज में एक उदाहरण मिल सके कि इस तरह का घृणित कार्य, इस तरह की दरिंदगी अगर किसी के मन में भी आती है, इस तरह की हैवानियत अगर किसी के मन में भी आती है, तो वो सज़ा इतनी खतरनाक हो कि उसकी रूह कांप जाए और उसको डर लगे। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इस तरह की घटनाएं हमारी मानवता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए आप सब लोगों से एक दरखास्त है, एक इल्तिजा है, एक प्रार्थना है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए। कृपया इंसानियत को जिंदा रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समाज में सजग बनकर रहिए। धन्यवाद।